Hello students, today we are going to start our electromagnetic induction. Before this chapter, what knowledge we have? We know that a stationary charge produces electric field. Stationary charge produces electric field and a moving charge moving with a constant velocity. Moving charge produces electric field as well as magnetic field. चार्ज जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, ठीक है। ऑरेस्टेड ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और उन्होंने हमें ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वन एंड द सेम थिंग, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उसके अंदर क्या हो रहे हैं, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। तो मूविंग चार्ज क्या बनाता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, ठीक है। तो अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाए तो क्या करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या करंट बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था साइंटिस्ट के बीच में, तो इसका आंसर फैराडे ने दिया। फैराडे ने ये बोला कि ऐसा करा जा सकता है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, हम भी वो एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं और रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करके हम भी फैराडे के कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये टर्म एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट के बिना। अगर कॉन्टैक्ट के बिना हम किसी के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर बिना कॉन्टैक्ट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन हमेशा कैसा होता है? कॉन्टैक्ट के बिना। इंडक्शन कैसे होता है? हमेशा कॉन्टैक्ट के बिना। जैसे एक टीचर होता है, टीचर बस बोलकर समझाकर बच्चों को वो चीज़ें समझाने की या फिर बच्चों के अंदर वो नॉलेज डेवलप करता है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन का मतलब आपको समझ में आया? इंडक्शन में क्या होता है, कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, बिना कॉन्टैक्ट करे बिना हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराकर, कॉन्टैक्ट करे बिना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराकर एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या आ गई, एक कॉइल के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर करंट आ गई है। करंट कैरिंग कॉइल तो वो बाद में बनेगी, हम क्या करेंगे, पहले उस कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको बदलेंगे। हम उसको बदल कर ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं उस कॉइल के अंदर करंट रहती है। तो फैराडे ने यही एक्सपेरिमेंट किया था और हम भी उसी एक्सपेरिमेंट को पहले ऑब्जर्व करेंगे और फिर मतलब उस एक्सपेरिमेंट्स में जो जो ऑब्जर्वेशंस थी हम उनको पहले देखेंगे और फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक करंट कैरिंग कॉइल ली, ये अभी एक टर्न है, इसके ऊपर मैं और टर्न्स बना देता हूँ क्योंकि एक टर्न पर हम बात नहीं करेंगे, हम काफ़ी सारे टर्न्स पर बात करेंगे। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक करंट कैरिंग कॉइल ली जिसके अंदर उस कॉइल में थोड़े बहुत टर्न्स थे और उन्होंने क्या किया, इस कॉइल का एक एंड उन्होंने कनेक्ट किया किससे, गैल्वेनोमीटर से। इस कॉइल का एक एंड उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर आप सभी जानते हैं क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को शो करता है। गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमें करंट की प्रेजेंस बताता है और ये है एक बार मैग्नेट, ठीक है। अब फैराडे क्या करना चाहते थे, फैराडे चाहते थे कि इस कॉइल के अंदर करंट डेवलप हो जाए। हालांकि उनको ये एक्सपेरिमेंट करने में, ये सब सोचने समझने में काफ़ी टाइम लगा होगा, हम सिर्फ उनके एक्सपेरिमेंट्स को और उनके बताए हुए रिजल्ट पर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने में और इन रिजल्ट्स तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा
और बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी होते हैं, इन सब के बाद वो कुछ किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं। तो हम बस अभी उनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट पे आप जानते हैं कि उसके एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप बार मैग्नेट से दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो वीक होती जाएगी, कमज़ोर पड़ती रहेगी इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फील्ड डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप इसे दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी जो है कम होती रहेगी। जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है एज़ यूजुअल, जैसा हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखने की कोशिश करी कि कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से जाती हैं। तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह का था। अभी एट दिस मोमेंट सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो पा रही है। सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो पा रही है, और जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को पास लाते जाएंगे, इस मैग्नेट को इस करंट कैरिंग कंडक्टर, बार बार मैं इसको करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज़ ओनली कॉइल, इसमें अभी करंट डेवलप नहीं हुई है। जैसे जैसे हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाते रहेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे एसोसिएट होती रहेंगी, इससे लिंक्ड होती रहेंगी। ये सिमिलरली उसी एग्जांपल की तरह है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक टैप है, ये एक टैप है, और इस टैप के नीचे हमने एक बॉटल लगा रखी है। टैप अभी ओपन है और इस टैप के नीचे हमने एक बॉटल लगा रखी है, टैप से पानी कुछ इस तरह से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक बॉटल लगा रखी है, तो हम देखते हैं कि बॉटल को भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि बहुत सारा पानी इस बॉटल से बाहर निकल जाता है, बहुत सारा पानी इस बॉटल के बाहर गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जल्दी भरने के लिए इस बॉटल को टैप के माउथ के पास लगाते हैं। यहाँ पर जब हमने इस बॉटल को लगाया तो अब हम देखते हैं कि सारा का सारा पानी कहाँ जाता है, सारा का सारा पानी बॉटल के अंदर गिर रहा है। सारा पानी कहाँ जा रहा है? सारा पानी बॉटल के अंदर गिर रहा है। तो अब इस केस में बॉटल जो है ज़्यादा जल्दी भर रही है। तो जितना ज़्यादा पास ये बॉटल का माउथ रहेगा, उतना ज़्यादा जो वाटर होगा ये बॉटल से एसोसिएट हो पाएगा, बॉटल से लिंक हो पाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर ये मैग्नेट अगर ये मैग्नेट, देखिए मैंने वापस से करंट कैरिंग कॉइल बोला, अगर ये मैग्नेट इस कंडक्टर के पास आता जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इसके अंदर से होकर निकल पाएंगी, कुछ इस तरह से। ये मैं यहाँ पर आपको वापस से बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर ये मैग्नेट और पास आ गया, इसके और ज़्यादा पास आ जाएगा, तो क्या होगा, इसकी फील्ड लाइंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके कॉइल के अंदर से निकल पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से निकल पाएंगी, कुछ इस तरह से। देखिए अभी मैग्नेट यहाँ पर आ गया है, तो इसकी ऑलमोस्ट सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल पाएंगी। कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं आप लोग कि अभी सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल रही हैं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से एसोसिएट हो गई हैं, सारी की सारी फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक हो गई, ठीक है। अभी जब ये दूर था तो हमने देखा कि इसके अंदर से सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्रॉस हो पा रही है, बाकी सारी इससे एसोसिएट या इससे लिंक नहीं हो पा रही है। तो जैसे जैसे हमने इसका मोशन कराया, इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही थी, अभी एक है, हम थोड़ा और करीब लाए, हो सकता है 2 या 4, 3 हो गई, फिर और करीब लाए, फिर 5 या 7 हो गई, फिर और करीब लाए। ऐसे करते करते ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक होती जा रही थी, जितने ज़्यादा हम इसको पास लाते जा रहे थे। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही थी,
इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही थी, या फिर इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही थी तो हम बोलेंगे इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब तक बदल रही थी तब तक हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी इसमें एक डिफ्लेक्शन था कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की नीडल ने हमें दिया। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल ने हमें डिफ्लेक्शन दिया तो इससे हम क्या अंदाज़ लगा सकते हैं, इससे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस कॉइल में ज़रूर कहीं ना कहीं करंट का फ्लो हुआ होगा, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। तो देखिए हो गई ना बात सही। कैसे? क्योंकि यहाँ पर चार्ज जब मूव कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, और यहाँ पर देखिए मैग्नेट मूव कर रहा है तो यहाँ पर करंट बन गया, यहाँ पर करंट बन गया। फैराडे का यही एक्सपेरिमेंट था। साइंटिस्ट इसी चीज़ को प्रूव करने में लगे हुए थे, और हमने एट लास्ट, मतलब हमने नहीं, फैराडे ने एट लास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाकर हमारे सामने रख दी, इलेक्ट्रिसिटी बनाकर हमारे सामने रख दी, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तब इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, बट धीरे धीरे इसकी इम्पॉर्टेंस जो है बढ़ती गई, और आज देखिए हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि नई थी तो उसका इतना रोल भी नहीं था, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसके मैग्नेट के मोशन को और ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं। जब मैग्नेट पास आ रहा था, देखिए अभी मैग्नेट दूर था तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस associated with magnet, number of field lines associated with magnet when it is at some, यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस associated with a magnet when it is at some distance from coil are very less. सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ कॉइल आना चाहिए, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ कॉइल when it is at some distance from magnet are very less and there was no deflection. यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। when the magnet is approaching we can see some deflection and say that due to that deflection the current in the coil is small I, ठीक है। हम इसको पास लाते जा रहे थे और ये जो मैग्नेट था ये कॉइल को अप्रोच कर रहा था, और जब ये अप्रोच कर रहा था तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था, और उस डिफ्लेक्शन की वजह से लेट अस अज्यूम द करंट इज I। फिर अप्रोच करते करते हम इसको यहाँ तक ले आए, इतने करीब तक हम इसको ले आए, और फिर हमने इसके मोशन को रोक दिया। क्या लिख सकते हैं इसको? मैग्नेट हैज़ अप्रोच्ड द कॉइल एंड मोशन वॉज स्टॉप्ड। किसका मोशन? मैग्नेट का मोशन स्टॉप कर दिया, और हमने देखा कि कोई भी करंट इसमें नहीं थी। देखिए जब मैग्नेट इसके पास आ गया तो सारी फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक्ड हो रही थी, सारी की सारी फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक्ड हो रही थी, तो इसमें करंट जो थी वो ज़ीरो हो गई। रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग था। मैग्नेट जब पास आ गया, सारी की सारी फील्ड लाइंस उसके अंदर से जा रही थी, तो करंट क्या हो गया? तो करंट ज़ीरो हो गया है, ठीक है। फिर जब हम वापस से मैग्नेट वॉज टेकन अवे फ्रॉम कॉइल, we can see again that there was some current in the galvanometer and let it be -I। -I का क्या मतलब है कि इस टाइम जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया उसका डायरेक्शन यहाँ की बजाय उल्टा था। पहले यहाँ था, ये अप्रोचिंग वाला है, अप्रोच जब हम कर रहे थे तो इस तरफ डिफ्लेक्शन था। फिर जब हम इसको दूर लेकर जा रहे थे, टेकन अवे, इसको हम लिख देते हैं टेकन अवे,
जब हम इसको दूर लेकर जा रहे थे तो पहले के कंपैरिजन में डिफ्लेक्शन जो था वो उल्टा था। अप्रोच कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन कहाँ था, टुवर्ड्स लेफ्ट, और जब दूर ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन कहाँ था, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो ये फैराडे ने ऑब्जर्व किया। तो इस ऑब्जर्वेशन में देखिए उन्होंने करंट को कब ऑब्जर्व किया, करंट ऑब्जर्व किया जब मैग्नेट इज अप्रोचिंग और जब मैग्नेट इज टेकन अवे। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, मैग्नेट वॉज मूविंग, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा था, मैग्नेट वॉज मूविंग, मैग्नेट मूव कर रहा था। ठीक है, तो फैराडे ने क्या कंक्लूजन निकाला, फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब तक इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती रहेंगी, जब तक इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती रहेंगी, तब तक इस कॉइल में करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बदलना बंद, देखिए कोई मैटर नहीं करता कि इसके अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो या 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, फील्ड लाइंस का बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बदलती रहेंगी, 10,000 से 10,001 हो रही हैं या फिर 10,000 से 10,002, 10,003, 11,000 हो रही हैं, जब तक बदल रही हैं तब तक तो हमें करंट देखने को मिलेगी। बट जैसे ही उनका बदलना बंद हो जाता है, मान लीजिए 10,000 पे वो कांस्टेंट हो जाती है, अब वो बदल नहीं रही, जैसे ही बदलना बंद हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं होता, गैल्वेनोमीटर में हम कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देख पाते। ठीक है, तो इससे फैराडे ने कंक्लूजन क्या निकाला, फैराडे ने कंक्लूजन ये निकाला कि जब तक किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी तब तक उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता रहेगा। ये था उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सब कुछ सेम किया, बस अब मैग्नेट की जगह कॉइल का मोशन करा दिया, मैग्नेट की जगह कॉइल का मोशन करा दिया। मैग्नेट को तो कर दिया स्टेशनरी और कॉइल को मूव करा दिया। कॉइल को मूव कराने से उन्होंने सेम रिजल्ट ऑब्जर्व करे कि जब तक कॉइल दूर थी और मैग्नेट अपनी जगह पर रखा हुआ था और सिर्फ एक या दो फील्ड लाइन्स इससे एसोसिएटेड थी, तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे ही हमने कॉइल को मूव कराना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इससे लिंक थी वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बदल रही थी, तब हमें गैल्वेनोमीटर में करंट शो हुआ, लेट इट बी आई। जब कॉइल पूरी तरह से मैग्नेट के पास पहुंच चुका था और हमने कॉइल के मोशन को रोक दिया, तो हमने देखा कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे एसोसिएट हो रही थी, बट करंट जो था वो क्या था, करंट ज़ीरो था। वापस से जब कॉइल को मैग्नेट से दूर लाया गया, इस कॉइल को मैग्नेट से दूर खिसकाया गया, तो हमने देखा कि वापस से डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आना शुरू हो गया है, बट इस बार डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में। पास ला रहे थे तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन था, अब दूर ले जाने पे डिफ्लेक्शन जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो फैराडे क्या कर रहे थे, फैराडे इन रिजल्ट्स को अच्छे से रीड कर रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी हम स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें क्या किया उन्होंने, एक कॉइल ली, एक की जगह इनफैक्ट उन्होंने 2 कॉइल ली इस बार, और इनके साथ कुछ नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल को जो कॉइल वायर था वो एक बार लपेटने की जगह वो काफ़ी बार लपेट रहे थे, और बाद में उन्होंने टर्न्स को भी वेरी करके देखा, रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है वो भी हम, उसकी भी बात हम करेंगे। उन्होंने क्या किया, इस बार जो कॉइल थी ये, इस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, ये कॉइल का एक एंड उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और कॉइल का दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया। ये गैल्वेनोमीटर उन्होंने लगा दिया। अब इन्होंने क्या किया, एक और आइडेंटिकल कॉइल इसके पास रखी, एक और आइडेंटिकल कॉइल इसके पास रखी, कुछ इस तरह से। इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स उन्होंने ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश करी, और इस कॉइल को उन्होंने अब गैल्वेनोमीटर की जगह एक बैटरी और की से कनेक्ट किया, एक बैटरी और की से कनेक्ट किया। ठीक है,
ये की को प्रेस करने से सर्किट मेक होता था यानी सर्किट बनता था, और इस की को रिलीज करने से, की को दूर करने से क्या होता था, सर्किट ब्रेक होता था। प्रेस करने से क्या होता था, सर्किट मेक यानी सर्किट बनता था, और इस की को दूर करने से, मतलब इसको हम दूर कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जब सर्किट बनता है, व्हेन सर्किट मेक्स, जब व्हेन की इज प्रेस्ड द सर्किट इज मेक, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, जब सर्किट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा और इसके अंदर करंट पास होगी, इसके अंदर करंट पास होगी। करंट इनिशियली क्या थी, करंट इनिशियली 0 थी, 0 से वो हुई 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, 1 एम्पेयर, देन 1.1, 2 एम्पेयर, इसको भी हम 0.1 लिख देते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और मैक्सिमम हो गई 3 एम्पेयर। ठीक है, इस तरह से जो करंट है इसके अंदर इंक्रीज हुई, इस कॉइल में इंक्रीज हुई। कब इंक्रीज हुई, जब हमने इस की को प्रेस करा, सर्किट को बनाया, सर्किट को मेक किया। व्हेन वी मेक द सर्किट, द करंट इन द कॉइल स्टार्टेड इंक्रीजिंग। एकदम से करंट इस कॉइल में नहीं बढ़ती है, इसका रीज़न भी आप आगे पढ़ेंगे। एकदम से नहीं बढ़ती है, करंट धीरे 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 बढ़ती है। 0.1, 0.2, 1 एम्पेयर, देन 1.1, 1.2, 2 एम्पेयर एंड देन इट बिकम्स मैक्सिमम 3 एम्पेयर। हालांकि इस प्रोसेस को होने में, इस पूरे प्रोसेस को होने में जो टाइम इलैप्स होता है वो कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स का होता है, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इस टाइम को आप कभी नोट भी नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी करंट 0 से 3 एम्पेयर इस कॉइल में बन जाती है, बट एकदम से 3 एम्पेयर नहीं होती है। ये सारी वैल्यूज़ को अटेन करती है, 0 से 3 की हर एक वैल्यू को करंट अटेन करेगी और फिर उसके बाद मैक्सिमम हो पाएगी। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर करंट 0 थी, 0 करंट जब थी तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर associated with coil 1। इसको हम कॉइल 1 कह देते हैं, इसको हम कॉइल 2 कह देते हैं। तो कॉइल जब देखिए, जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी। तो जब करंट ही 0 एम्पेयर थी तो सेकेंड कॉइल से, सॉरी फर्स्ट कॉइल से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड नहीं थी, क्योंकि करंट 0 थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं थी और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं थी, और जब ना मैग्नेटिक फील्ड थी और फील्ड लाइंस भी नहीं थी तो इससे एसोसिएट एक भी फील्ड लाइंस हमारे पास नहीं थी। जैसे ही करंट इंक्रीज होने लगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड इंक्रीज, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड इंक्रीज। इसके साथ जो फील्ड लाइंस थी वो बढ़ने लगी और बढ़ते 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 जब करंट मैक्सिमम हो गई, व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम, फील्ड लाइंस were increased and becomes constant। तो मान लीजिए इनिशियली 0 थी, 0 से बढ़ते बढ़ते 100, 200, 1000, 10,000 हो गई, बट फाइनली जब करंट 3 एम्पेयर हो गई तो कांस्टेंट हो गई। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक जो करंट थी वो वीक थी, वीक करंट वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक करंट बढ़ती जाएगी, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर बदल रही हैं। ठीक है, फिर जैसे ही इसमें करंट मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम करंट होने के बाद जैसे आप मान लीजिए 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से डेवलप हो गई, 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट डेवलप होने के बाद क्या हो गई, डेवलप होने के बाद कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। और इनिशियली क्या थी, 0 थी, 0 भी एक तरह का कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदलता, और 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी एक कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदल रही हैं। तो फर्स्ट और लास्ट केस में, फर्स्ट और लास्ट केस में इनिशियली एंड फाइनली when field lines
वर कांस्टेंट, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इनिशियली और फाइनली जब फील्ड लाइंस कांस्टेंट थी तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, बट इन द मीन वाइल जब करंट बढ़ रही थी तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था। सपोज गैल्वेनोमीटर ये जीरो डिफ्लेक्शन वाला केस है और जब ये मैक्सिमम हो गई है ये, तो हमने देखा कि इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन था, बट जैसे ही ये 3 एम्पेयर करंट 3 एम्पेयर हो गई यानी करंट मैक्सिमम हो गई और मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट हो गई। अब करंट नहीं बढ़ रही है, करंट नहीं बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं बढ़ रही है, तो क्या हो गया इस केस में वापस से डिफ्लेक्शन क्या हो गया जीरो। इस केस में वापस से डिफ्लेक्शन क्या हो गया जीरो। अब हमने क्या करा, इस की को रिलीज कर दिया, इस की को रिलीज कर दिया। रिलीज करने से क्या होगा, उल्टा होगा। करंट 3 एम्पेयर थी, 3 से कम होते 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 वापस से 0 एम्पेयर तक जाएगी, वापस से 0 एम्पेयर तक जाएगी। तो जब इनिशियली 3 थी तभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था और फाइनली जब 0 हो गई तभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। बट मीनवाइल जब ये करंट डिक्रीज हो रहा था तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन है। ये कब का केस है, की रिलीज्ड, की रिलीज्ड, और ये कब का केस है, व्हेन की इज प्रेस्ड। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं इधर डिफ्लेक्शन और यहाँ पे डिफ्लेक्शन, दोनों ही डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इस की को प्रेस किया था यानी सर्किट को मेक किया था, मेक करने पर क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि मैंने बताया करंट को 0 से मैक्सिमम होने में कुछ ही माइक्रोसेकंड लगे और करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। फिर जब हमने सर्किट को ब्रेक किया, ब्रेक करने पर हमने देखा कि करंट जो डिफ्लेक्शन था वो हमें वापस से मिला उल्टी डायरेक्शन में, करंट डिक्रीज हुई, 3 से 0 एम्पेयर हुई और जैसे ही 0 हो गई वापस से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन 0 हो गया। यानी डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब देयर वाज नो करंट, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने क्या कंक्लूजन निकाला, फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला, एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल चेंजेस देयर वॉज अ करंट इन द कॉइल। अब करंट कब आएगा, करंट तब आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, और ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, जैसे हमारे केस में हो रही थी। तो इसको अपन वर्ड्स में लिख लेते हैं, as long as the magnetic field lines associated with the coil changes an EMF is induced in the coil and if the circuit is completed we observe a current in the circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. इस phenomena को फैराडे ने क्या नाम दिया, इस फिनोमेना को फैराडे ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पर इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। इससे पहले एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। बिना कांटेक्ट के हमने इस कॉइल में इस कॉइल की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर दिया, इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, फैराडे ने क्या रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines associated with a closed coil या closed loop कह लीजिए, closed loop is called magnetic flux, is called magnetic flux। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। थोड़ी सी स्टडी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड या किसी भी लूप से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस per unit area
इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करा है, हमने एक कॉइल रखा है, हमने एक कॉइल रखा है, ये कॉइल हमने यहाँ रखी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी और मुझे बनानी पड़ेंगी क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ गई है, ठीक है। ये देखिए, ये एक कॉइल हमने, या क्लोज लूप कह लीजिए, क्लोज लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हम देख रहे हैं कि इससे एसोसिएटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इससे एसोसिएटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब ये फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा कब हो पाएंगे, ये फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा कब हो पाएंगे, तो आंसर है ये फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा तब हो पाएंगे जब कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लीजिए अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है लेफ्ट टू राइट, ये ऐसे, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब एंटर कर पाएंगी, जब ये कॉइल का जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। अगर ये इस एरिया को हम ऐसे रोटेट करते जाते हैं, ऐसे कम करते जाते हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा कब होगी, जब कॉइल का एरिया जो होगा, कॉइल का जो एरिया होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे एरिया वेक्टर की और मैग्नेटिक। एरिया वेक्टर के बारे में आपको पता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एरिया वेक्टर के बारे में आपको पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया वेक्टर मैंने बनाया, ये एरिया वेक्टर है और ये फील्ड लाइंस है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में ये एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में अभी ये एंगल है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा कब होगी, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे देखिए ये एरिया वेक्टर है, ये एकदम फील्ड लाइंस के कैसा है, एरिया अभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, ठीक है। इस केस में अभी इस केस में देखिए, अगर ऐसे हम कॉइल को रख देंगे और एरिया वेक्टर ऐसा, अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंगल कितना, 90 डिग्री, और एरिया कैसा है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो पाएंगी, इसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, और अभी एंगल कितना है, एंगल देखिए, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंगल देखना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अभी एंगल जैसे जैसे डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, डिक्रीज होकर हो जाएगा 0, डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, तब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक हो पाएगी, ठीक है। और जब ये ऐसे इंक्रीज होते होते 90 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे कितनी लिंक हो जाएगी, इससे लिंक होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो 0 हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट हम किससे करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिस पे कॉइल रखी हुई है एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल, इसका डॉट प्रोडक्ट है। जब अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है BA, मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, BA cos थीटा किस किस के बीच में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में। अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया में एंगल कितना, 0। अगर 0 एंगल हुआ तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से क्रॉस हो पाएंगी, और जो फ्लक्स है वो कैसा होगा, मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, फ्लक्स मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि cos थीटा, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फ्लक्स मिनिमम। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब ये कॉइल ऐसे घूमकर ऐसे हो गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग हो गया है, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई है, इसलिए इससे एसोसिएटेड एक भी फील्ड लाइंस नहीं है, और उस केस में फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स मिनिमम हो गया, यह फ्लक्स जो है वो 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए
फ्लक्स का सिग्निफिकेंस ये है कि जितनी ज़्यादा फ्लक्स होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी ज़्यादा फ्लक्स होगी, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही हैं उतनी ज़्यादा क्या है, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं उतनी ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से एसोसिएट हो पाएंगी। तो फ्लक्स बेसिकली क्या डिनोट करता है, फ्लक्स गिव्स अस an idea about the intensity of magnetic field, फ्लक्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में एक आइडिया देता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा मतलब उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमें बताता है, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, फ्लक्स की एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वेबर, ठीक है, वेबर। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इज़ टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगी यूनिट, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर यानी B इंटू ए। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या बताता है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता है। तो जितनी ज़्यादा फ्लक्स एक यूनिट एरिया से पास हो रही होगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक ये फ्लक्स एक यूनिट एरिया से एसोसिएट होगी उतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पर क्या होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया गिव्स अस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स पर यूनिट एरिया gives intensity of magnetic field। फ्लक्स पर यूनिट एरिया में क्या देता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो एंगल होगा ये एंगल हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होना चाहिए। आपको ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसमें होते हैं, ये कॉइल का एरिया हो गया और ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसमें होते हैं कि अभी कॉइल कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो वो थीटा को क्या बना देते, थीटा को 90 डिग्री बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ये अगर कॉइल परपेंडिकुलर है, कॉइल का एरिया परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा। और कॉइल जब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस केस में फ्लक्स जीरो है और इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। कल हम स्टडी करेंगे फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ लॉज हमें दिए, वो लॉ हम स्टडी करेंगे और लेंजेस लॉ हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ओवर करते हैं, कल हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ।